हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी। और आज हम लोग एसी पेपर यहाँ पे देखेंगे आपका ज्योग्राफी। ओके, ये सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप दोनों देखिए। और पेपर का नाम क्या है? इंट्रोडक्टरी ज्योग्राफी है। चलिए देखते हैं इसमें हमारा कितना है। टोटल यूनिट 5 है। ओके, टोटल यूनिट कितना है? 5 है। तो देखिए कौन कौन सा आपका यूनिट 1 में ओरिजिन ऑफ अर्थ है, और इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ आपका अर्थ पढ़ना है, और अर्थक्वेक और वोल्केनोस पढ़ना है। यूनिट 2 में आपका इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स है, जिसमें क्या फ्लूवियल है, ग्लेशियल है, इओलियन है, कोस्टल है, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक है, फिर जियोमॉर्फोलॉजी है। यूनिट 3 में क्या है? स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन किस किस से मिलके बना है हमारा एटमॉस्फेयर। फिर आपका प्रेशर बेल्ट है, प्लेनेटरी विंड्स है, क्लाइमेट रीजियंस है, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून है, ठीक है। यूनिट 4 में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस है, जिसमें रिलीजियन, लैंग्वेज और ट्राइब्स। ओके, यूनिट 5 में डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, माइग्रेशन है, फिर एसडीआई है, उसके बाद पॉपुलेशन पॉलिसी। एक एक करके अभी हम लोग पहले क्या देख लेते हैं, हम लोग एमसीक्यू वगैरह देख लेते हैं, ताकि उससे थोड़ा थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो पहला है हमारा यूनिट 1 से है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। ये आपका है, तो इससे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पृथ्वी की उत्पत्ति किस सिद्धांत से समझाई जाती है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ कौन से थ्योरी से समझाया जाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं। इस क्या बोलते हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है? एक गैस का बड़ा बादल होता है, जो अपने एक्सिस में क्या करता है? रोटेट कर रहा है। रोटेट करते करते क्या हो जा रहा है इसमें कि बीच में पार्टिकल डेंस होगा ना, वो जब तक उसका ग्रेविटेशनल पावर बढ़ते जाएगा तो, और ग्रेविटेशनल पावर फिर बढ़ते बढ़ते ये क्या क्या बाकी के जो अदर ये हैं उनको भी अपनी तरफ खींचने लगे हैं। इससे क्या हुआ? सन का भी फॉर्मेशन हुआ और प्लैनेट्स का भी फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो नेबुलर हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है? तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स से है। फिर 2 में देखिए, व्हाट इज़ अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अर्थ। तो हमारे अर्थ का लगभग कितना एज हो रहा है? तो 4.6 अरब वर्ष, ठीक है। थर्ड में है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के मुख्य स्तर कौन से है? तो पृथ्वी के मुख्यतः कितने स्तर है? 3 है, ठीक है। पहला क्या होता है? क्रस्ट होता है, दूसरा मेंटल होता है, और थर्ड क्या होता है? कोर होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। 4 में हमारा पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, या फिर कौन सी है? तो बाहरी परत क्या है? क्रस्ट है, और अंतिम क्या है? कोर है। ओके, 5 में हमारा विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द अर्थक्वेक। भूकंप को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का, ठीक है। और जिस स्केल से नापा जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिचर स्केल। ओके, क्या बोलते हैं? रिचर स्केल। आई गया क्वेश्चन, विच स्केल मेजर अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को कैसे नापा जाता है? तो रिचर स्केल से। 7 में है कि ज्वालामुखी है क्या, ठीक है। ज्वालामुखी है क्या? टाइप वगैरह नहीं पूछा, एक्टिव इनएक्टिव नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि ज्वालामुखी है क्या। तो क्या है? पृथ्वी के भीतर से लावा, गैस और राख का निकलना। देखते ही होंगे आप लोग, उसके अंदर जो लावा रहता है, डिफरेंट गैसेस रहता है, जो राख होता है, सब निकलने को ही क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी, वॉल्केनो बोला जाता है। 8 में है कि विच इज़ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक बेल्ट इन द वर्ल्ड। तो सबसे मोस्ट एक्टिव कौन सा है? सक्रिय कौन सा है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये सबसे एक्टिव वॉल्केनो इसको माना जाता है। 9 में है कि नदियों द्वारा बनाए गए स्थल रूप को क्या कहते हैं? लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं? फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? फ्लूवियल स्थल रूप कहलाते हैं। ये किसके द्वारा होता है? लैंड फॉर्म्स के द्वारा, मतलब नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। देखते होंगे आप, काटता है जिसको इरोजन भी कहते हैं, है ना। आगे हम लोग इसको देखेंगे। 10 में है, हिमनद द्वारा निर्मित स्थल रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल लैंडफॉर्म कहते हैं। और जो नदियों द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लूवियल बोलते हैं, ठीक है, फ्लूवियल बोलते हैं। और जो
हमारा हिमनद द्वारा होता है वो ग्लेशियल बोलते हैं। 11 में देखिए, हवा द्वारा निर्मित स्थल रूप को क्या कहते हैं? जो एयर के हेल्प से होता है, बाय विंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एओलियन लैंडफॉर्म। ठीक है। 12 में है, लैंडफॉर्म्स फाउंड बाय सी वेव्स आर कॉल्ड। जो लैंडफॉर्म सी के वेव के ये से बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोस्टल लैंडफॉर्म बोलते हैं, तटीय स्थल रूप बोलते हैं। जो समुद्री तरंगों के माध्यम से बनता है, उसके हेल्प से बनता है, उसके लिए बनता है। 3rd में, चूना पत्थर क्षेत्रों में बनने वाले स्थल रूप क्या कहलाते हैं? जो चूना पत्थर जो क्षेत्र है, रीजन है, वहाँ जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो कास्टर स्थल रूप बोलते हैं। 14 में, लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड व्हाट? जो ह्यूमन के हमारे द्वारा जो निर्मित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव जनित भूआकृति, जिसको इंग्लिश में एंथ्रोपोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजी बोलेंगे। फिर आपका एटमॉस्फेयर और मॉनसून से रिलेटेड है। मॉनसून कैसा वर्ड है? तो किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी है। ठीक है। 15 में है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ठीक है। वायुमंडल में जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट लेयर है उसमें सबसे निचली परत कौन सा है? तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है? एक्सोस्फेयर आता है। ओके, सबसे पहले हमारा क्या आता है? एक्सोस्फेयर आता है, फिर थर्मोस्फेयर आता है, फिर मेसोफेयर आता है, उसके बाद स्ट्राटोस्फेयर आता है, फिर ट्रोपोस्फेयर आता है। सबसे पहले क्या आ रहा है हम लोग का? एक्सो, फिर थर्मो, फिर मेसो, फिर स्ट्राटो, फिर ट्रोपो। ओके, तो आपका सबसे नीचे वाला पूछा था तो ट्रोपो हो जाएगा। या तो ऊपर वाला पूछेगा या फिर पूछेगा यहाँ पे जहाँ पे हवाई जहाज चलता है वो कौन सा स्फेयर है, या जो सैटेलाइट चलता है वो कौन सा स्फेयर है। तो इसका आपका आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फिर देखिए हमारा 16 में है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हमें कितना मिलता है? कौन सा गैस मिलता है? तो नाइट्रोजन मिलता है। ओके, जो कि कितना है हमारा? 78% है। ओके, ऑक्सीजन क्या है? 21% है, और बाकी के अदर गैसेस 1% है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है? 78% है। 17 में है, पृथ्वी पर मुख्य दबाव पट्टियाँ कितनी होती है? तो मेजर प्रेशर बेल्ट हम लोग का कितना होता है? इसमें 7 होता है। ओके, 18 में व्यापारिक पवनों को क्या कहा जाता है? तो व्यापारिक पवनों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेड विंड्स बोलेंगे। ये क्या प्राचीन काल में ये विंड्स क्या करता था? हेल्प करता था नाविक को, व्यापारियों को जहाज चलाने में। ठीक है। 19 में द वर्ड मानसून कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो अरबी भाषा हो जाएगा। 20 में हमारा व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ मानसून इन इंडिया? तो जो हमारा मानसून का मुख्य कारण क्या है भाई? इंडिया का, स्पेशली इंडिया। ओके, देखिए अगर बेसिकली माने हम लोग तो क्यों होता है भाई? तो टेम्परेचर डिफरेंस के होता है। किसके किसके बीच में? तो लैंड में और समुद्र में, भूमि और समुद्र में। ओके, फिर देखिए यूनिट 4 से है कि मानव जाति के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो हम लोग उसका क्या शारीरिक विशेषताओं से उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में कुछ और बढ़िया होगा तो उसमें से भी आप कर सकते हो, जा सकते हो। फिर विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो कौन सा है? ईसाई धर्म है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म है। 23 में भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी है। ठीक है। फिर है 24 में जनजातियों का अध्ययन किस विज्ञान से जुड़ा हुआ है? तो जब हम लोग किसी ट्राइब का स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। उसके ट्रेडिशन, खान पान, कल्चर सबको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है। फिर आपका यूनिट 5 पॉपुलेशन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? तो जैसे प्रति वर्ग पर किलोमीटर कितनी जनसंख्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। 26 में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो पहले क्या था? चीन था, लेकिन अभी क्या हो गया? भारत हो गया। 147 करोड़। सोचिए। 27 में है कि SDI का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ओके,
28 में है कि व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या है। तो क्या होगा, जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम। जनसंख्या का वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जन्म अधिक हो रहा है और मृत्यु कम हो रहा है। ये भी हो सकता है कि अनवांटेड, मतलब जो हम लोग बच्चा लोग पैदा करते हैं ना, 7 गो 10 गो, तो वो सब भी नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए उसके बाद देखिए माइग्रेशन क्या है, प्रवासन क्या है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण। जब माइग्रेशन मतलब क्या होता है, माइग्रेट करना। जब आप अपने गांव को छोड़ के शहर की ओर जा रहे हैं या शहर को छोड़ के गाँव की ओर जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, माइग्रेट करना। ठीक है। तो 30 में है कि भारत की जनसंख्या नीति कब शुरू हुई। तो कब शुरू हुई भाई, इंडियाज़ पॉपुलेशन पॉलिसी तो 1952 में शुरू हुई। अब हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है। हर यूनिट का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। ओके। तो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बहुत सारे सिद्धांत इसके ये दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि बस नेबुलर थ्योरी ही, हाइपोथेसिस ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसका हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आपको क्या लिखना है, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो सबसे पहला क्या है हमारा, नेबुला सिद्धांत, नेबुलर हाइपोथेसिस। इसमें क्या बोला गया, ऊपर जैसे हम लोग पढ़े थे कि एक बड़ा क्या है, गैसियस ये था, क्लाउड था, वो क्या कर रहा था, अपने एक्सिस पे घूम रहा था, घूमते घूमते क्या हुआ, डेंस हो गया, और डेंस होने के कारण और भी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया, है कि नहीं। तो वो और भी खींचने लगा, उससे क्या हुआ, सोलर सिस्टम यानी प्लैनेट्स का आविष्कार हुआ, अर्थ का हुआ, अर्थ के बाद रिंग क्रिएट हुआ, है कि नहीं। देखिए यह सिद्धांत सबसे पहले इमैनुएल कांट ने के बाद किसने दिया, लैप्लास ने दिया। ओके। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति गैस और धूल के विशाल बादल से हुई। कैसे बता रहा है कि सौरमंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसका ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, गैस और धूल यानी गैस और डस्ट पार्टिकल से हुआ। ठीक है। और उस क्या था, उस बादल का नाम नेबुला। यह बादल धीरे धीरे घूमता हुआ सिकुड़ने लगा और इसके केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। ठीक है। अब वो घूमते रहेगा तो क्या होगा, एक जगह डेंस हो जाएगा कि नहीं। आप पानी ही घुमाइएगा ना, ग्लास में रख के देखिएगा, बीच में वो डेंस हो जाता है। ठीक है। तो यह बादल धीरे धीरे घूमता हुआ सिकुड़ने लगा और इसके केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। शेष पदार्थ से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, और जो बाकी के डस्ट और जो ये हैं, उससे और भी प्लैनेट्स और इवन अर्थ का भी उसी से हुआ है। ओके। फिर है हमारा प्लैनेटेसिमल सिद्धांत। क्या है भाई, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो चैम्बरलेन और मोल्टन ने दिया है। इसके अनुसार सूर्य के पास एक विशाल तारा गुजरा। इनका कहना क्या था कि सूर्य के पास से एक विशाल तारा गुजरा। ठीक है। जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से गैस के छोटे छोटे टुकड़े अलग हो गए। अब वो बोल रहा है इसका तो गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा हाई होगा, बड़ा है, तो इसी के लिए बोल रहा है क्या, उसका जो सूर्य का जो टुकड़ा था गैस का, वो क्या हो गया, अलग हो गया। यह टुकड़े बाद में ठंडे होकर ग्रहों में बदल गया। वो तो पहले बहुत हॉट होगा, है कि नहीं, कितना डिग्री आप तो जानते हैं, और उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, फिजन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो उसी से फिर ठंडा होके वो बाद में क्या बन गया, ग्रह बन गया, उनका कहना है। फिर थर्ड में है कि टाइडल थ्योरी, ज्वारीय सिद्धांत क्या है। तो यह सिद्धांत जेम्स और जेफरीज ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार एक विशाल तारा सूर्य के पास से गुजरा, जिसके कारण सूर्य से पदार्थ बाहर निकला और वही पदार्थ बाद में ग्रहों में परिवर्तित हो गया। इनका भी कहना है क्या है कि जो हमारा सन है उसके पास से एक बहुत बड़ा स्टार गुजरा, और उसके गुजरने के कारण, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके जो छोटे छोटे पार्ट थे वो अलग हो गए, और वही बाद में ठंडा होके क्या बना, प्लैनेट बना। ठीक है, ये हमारा टाइडल थ्योरी बोलता है। उसके बाद 4 में देखिए आधुनिक गैस एवं धूल सिद्धांत, जो मॉडर्न है थ्योरी, वो क्या बोलता है, यह आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार सौर मंडल गैस और धूल के बादल से बना, वही फिर नेबुला में धीरे धीरे वापस जाने लगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल सिकुड़ता गया और सूर्य तथा ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, आधुनिक भी नेबुला को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उसके ही ये में है, समझे। तो हमारा यहाँ पे हम लोग 3 पढ़े, नेबुला सिद्धांत, आधुनिक गैस सिद्धांत, धूल सिद्धांत, और एक ज्वारीय वाला। ठीक है, 4 पढ़े।
तो देख लीजिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। जो क्रस्ट है, ठीक है, मेंटल है, कोर है, उसके बारे में आपको बताना है, पढ़ के जाना है। इसका यहाँ से देखिए 5 से 10 किलोमीटर तक ऊपर से देखेंगे, नीचे से नहीं, ठीक है। मेंटल है, फिर हमारा वहाँ पे कौन कौन सा खनिज पाया जाता है वो भी आपको मेंशन करना है। फिर भूकंप क्या है, इसके कारण प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो भूकंप क्या है और इसके जो प्रभाव होते हैं उसका वर्णन करना है, कितना क्षति पहुंचता है, किससे नापते हैं, कौन सा स्केल से इसका मैग्नीट्यूड नापते हैं, सब लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। क्या आता है जब लेयर में अचानक से सडन ये आता है, तब होता है। भूकंप के कारण देखिए टेक्टोनिक गतिविधियाँ हो सकती है कि नहीं। ज्वालामुखी गतिविधि हो सकता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा, फटेगा, तब भी भूकंप आता है। फिर भूस्खलन और भूगर्भीय परिवर्तन होता है। चट्टान टूटा या घिसका तो भी होता है। मानव गतिविधि के भी कारण होता है, अगर हम लोग कोई एटम बम परीक्षण वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारा अर्थक्वेक आता है। इससे विनाशी विनाश होता है कि नहीं। सुनामी भी आता है। 4 में देखिए ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रभाव और प्रकार और प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ज्वालामुखी हम लोग पढ़े थे, जो पृथ्वी के अंदर से लावा, गैस और राख निकलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार क्या है, एक्टिव है, जो सक्रिय है, और बहुत सारे क्या है, डोरमेंट है, यानी निष्क्रिय भी है। और फिर कुछ कुछ क्या है, मृत ज्वालामुखी भी है, जो कभी सक्रिय नहीं होने का संभावना रखते हैं, पॉसिबिलिटी कहता है कि वो कभी एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। इसका ज्वालामुखी का पॉजिटिव ये क्या है कि उपजाऊ मिट्टी का ये करती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। खनिज संसाधनों की उपलब्धता कराती है, नए द्वीप का निर्माण करती है। नकारात्मक क्या है, मानव जीवन और संपत्ति को क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है, जलवायु में भी प्रभाव डालती है। अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स था, जो फ्लूवियल था, ग्लेशियल था, एयोलियन था, कोस्टल था, एंथ्रोपोजेनिक था, उससे हम लोग को पढ़ना है। तो पहला क्या है, फ्लूवियल क्या है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि फ्लूवियल क्या होता है, ओके। सेकंड है कि हिम नदी स्थल रूप के निर्माण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। सब का आपको पढ़ना है, छोटा छोटा समरी टाइप में दिया हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम है तो। फिर आपका एओलियन स्थल रूप क्या है ये बताना है, आपको वर्णन करना है। 4 में क्रासटालकृति क्या है। 5 में कि मानव जनित भूआकृति क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन करना है आपको। फिर आपका यूनिट 3 से है कि वायुमंडल की संरचना और संगठन का वर्णन कीजिए। हर एक यूनिट का पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग डील करते हैं। तो क्या है भाई वायुमंडल की संरचना, तो देखिए वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर घिरने वाली गैसों की परत है। वायुमंडल हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, जो हमारे अर्थ को, पृथ्वी को क्या करी, चारों तरफ से घेरे रखी है ना, उसके डिफरेंट लेयर। इस पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। बहुत सारे लेयर हैं, क्या करते हैं हमारे, जो सूर्य का किरण अगर हम लोग पर डायरेक्ट पड़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बैलेंस बनाए रखता है, प्रोटेक्ट करता है हम लोग को, है ना। फिर देखिए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, किससे किससे मिल के बना है। तो सबसे पहला क्या आता है, नाइट्रोजन गैस, जो 78% है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर पे। फिर आता है ऑक्सीजन, जो 21% पे है, और 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड सब आते हैं, ओके। ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, बना है इस सब से। अब देखिए लेयर्स ऑफ वायुमंडल, यानी वायुमंडल की संरचना आप लोग देखिए, जिसके क्या है, मुख्यतः 5 परत है। सबसे ट्रोपोस्फेयर, जो ये क्या है, सबसे निचली परत है, सबसे नीचे, ठीक है। तो यह सबसे निचली परत है, 8 से 18 किलोमीटर होती है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में होती है। जो हमारा मौसम में पानी वानी जो गिरता है, सब क्या होता है, इसी लेयर में होता है, ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर के अंदर।
फिर आपके आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, यह ट्रोपोस्फियर के हर एक में लिख देना है कि इसके बाद आता है, ओके, एक लाइन उसको ऐड कर देना। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, और इसी में स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोग को क्या मिलता है, ओजोन लेयर मिलता है, जो क्या करता है, जो सन का डायरेक्ट जो रोशनी आता है उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ओके। फिर आपका हमारा क्या आ गया, मेसोस्फेयर आ गया, ओके। सबसे पहले क्या था, ट्रोपोस्फेयर था, फिर क्या आया हमारा, स्ट्रेटोस्फेयर आया, उसके बाद क्या आया हमारा, मेसोस्फेयर आया, ये याद रखना है। फिर इसमें क्या होता है, इस परत में तापमान बहुत कम होता है, उल्काएं इसी परत में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। थर्मोस्फेयर में देखिए, इस परत में तापमान बहुत अधिक होता है। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। यह आयन मंडल में पाया जाता है, रेडियो संचार में सहायक है, जो हमारा रेडियो वगैरह सब घूमता है इसी में, ठीक है। फिर एक्सोस्फेयर में क्या है, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, सबसे क्या है, बाहरी परत है, यहाँ गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ये आ गया हमारा एक्सोस्फेयर आ गया, मान लो ये सन है तो। फिर ये हमारा क्या आ गया, थर्मोस्फेयर आ गया, फिर मेसोस्फेयर आ गया, फिर क्या आया, स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, फिर हमारा क्या आया यहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर आ गया, ओके। फिर देखिए कि वायु दाब पट्टियाँ और ग्रहों की पौने का वर्णन कीजिए, करना है आपको। नेक्स्ट है मानसून की उत्पत्ति और इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो हम लोग को बेसिक पता है क्या कि इसके टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारा क्या होता है, मानसून की उत्पत्ति होती है, ठीक है। मानसून शब्द किससे आया है, मौसम शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या है, मौसम है। देखिए मानसून की उत्पत्ति के कारण क्या है, भूमि और समुद्र का तापमान का अंतर, दाब में, प्रेशर में अंतर होता है। फिर ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जेट स्ट्रीम का प्रभाव है। फिर पृथ्वी की जलवायु क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, क्या क्या है, प्रमुख जलवायु क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है, शुष्क है, समशीतोष्ण है और ध्रुवीय है। सबको बताना है, डील करना है आपको। फिर आपका यूनिट 4 से क्वेश्चन है, पहला क्या है, मानव जातियों के वितरण और उसकी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। देखिए मानव जाति का अध्ययन मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। जो मानव भूगोल है उसका क्या है, ह्यूमंस का स्टडी करना एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मानव जातियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से शारीरिक विशेषताओं से आधार पर किया गया है, जैसे त्वचा का रंग, बालों की बनावट, आँखों का आकार, चेहरे की संरचना तथा शरीर की बनावट। इससे हम क्या करते हैं, ये क्या पैदा करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पैदा करता है कि नहीं। हो सकता है सबका तो वही 2 आँख है, 1 मुंह है, फिर भी इतना लोग अलग कैसे, कभी कभी सोचना में पड़ जाते हैं हम लोग, है कि नहीं। फिर देखिए यह विशेषताएं प्राकृतिक पर्यावरण, जलवायु तथा आनुवांशिक कारणों के प्रभाव से विकसित होती है। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जहाँ पे ज़्यादा ठंडा है वहाँ पे लोग गोरा होते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ के साउथ वेस्ट इंडीज़ के लोग काले होते हैं, है कि नहीं। तो प्राकृतिक जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये सबको इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करने में। फिर पानी के कारण होता है, आनुवांशिक कारण मतलब जेनेटिक, ठीक है, जीन्स के कारण। अब उसके पेरेंट्स वही है तो बच्चा भी वैसे ही होगा ना, प्रभाव से विकसित होता है। वैज्ञानिकों ने सामान्यतः मानव जातियों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। क्या क्या में किया है भाई, तो पहला है क्या है, काकोकासॉइड रेस, ओके। इसमें क्या होता है, यूरोपियन जाति भी, इसे क्या कहा जाता है, यूरोपियन जाति भी कहा जाता है। यह जाति मुख्य रूप से यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका तथा अमेरिका के कुछ भागों में पाई जाती है। विशेषताएं क्या है, त्वचा का रंग सामान्यतः गोरा या हल्का भूरा होता है, बाल सीधे लहरदार होते हैं, नाक पतली और लंबी होती, आँखों का रंग नीला, हरा, भूरा हो सकता है। ये इसका विशेषताएं हैं, ठीक है।
फिर हमारा क्या आ गया, मंगोलॉयड रेस आ गया। इसमें क्या होता है, मंगोलॉयड जाति मुख्य रूप से पूर्वी एशिया और मध्य एशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कहाँ कहाँ, चीन हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, मंगोलिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में जाति के लोग अधिक पाए जाते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, त्वचा का रंग पीला या हल्का भूरा होता है, अच्छी आंखें तिरछी और छोटी होती है, बाल सीधे और काले होते हैं और चेहरा अपेक्षाकृत क्या होता है, चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। फिर हमारा क्या आ गया, नेग्रोइड रेस आ गया। इसमें क्या होता है भाई, मुख्य रूप से अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह जाति गर्म आर्द्र जलवायु में रहने के कारण विशिष्ट शारीरिक संरचना रखती है। तो इसमें क्या है, देखिए ये लोग काला होता है, बाल अत्यधिक घुंघराले, देखिएगा वेस्ट इंडीज़ का अत्यधिक बाल क्या होगा, घुंघराला ही सबका रहता है। नाक क्या होगा, एकदम मोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, होंठ मोटे होते हैं कि नहीं। तो ये सब अब समझ में आया कि क्यों होता है। तो आप लोग सोचिएगा कि हम लोग कोरियन मेकअप किट लगा के कोरिया जैसा हो जाएंगे तो फिर भी नहीं हो पाइएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि विश्व में धर्मों का वितरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। देख लीजिएगा इसको आप लोग, कैसे बांटा गया है। ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है कि नहीं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। फिर है विश्व की प्रमुख भाषाओं के वितरण एवं उनकी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। पहले था धर्म, अब क्या किस पे बात किया जा रहा है कि भाषाओं का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। भाषा के ही थ्रू हमने अपने आचार विचार एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। पहला क्या है, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार, जिसमें हम लोग भी आते हैं, है कि नहीं। यह विश्व का क्या है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है, यानी सबसे ज़्यादा बोला जाता होगा, है कि नहीं। मुख्य भाषा है इसमें अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, रूसी आता है। फिर है आपका सीनो तिब्बती भाषा परिवार। नेक्स्ट है आपका अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार, हम लोग का ऊपर वाला आता है इंडो भारतीय, ठीक है। फिर आपका द्रविड़ भाषा परिवार आ गया। इसमें क्या क्या आता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। नेक्स्ट है विश्व में जनजातीय वितरण और उनकी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब जनजातीय जो ट्राइब्स हैं उसका कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताना है। देख लीजिए पॉइंट्स। भारत की जनजातीय स्थल, इसमें क्या संथाल सबसे बड़ा है ना। अब देखिए यहाँ विश्व की जनसंख्या और वितरण और घनत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि के कारणों और उसके प्रभाव का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्यों इतना जनसंख्या बढ़ रहा है और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, इतना ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, मतलब मेडिकल ये सही है तब ना लोग मर नहीं रहे हैं, मृत्यु दर कम हुआ है कि नहीं। अस्पताल जगह जगह बना होगा, दवाइयाँ उपलब्ध होगी तभी हो रहा है। फिर कृषि उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति जो हमारा उस टाइम आया था उससे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन और हाई हो गया, तो और सब इजी हो गया सबके लिए, पालने पोसने के लिए। फिर स्वच्छता और जीवन स्तर में सुधार, पहले लोग हाइजीन ना रहने के कारण भी मर जाते थे, पानी अच्छा नहीं मिलता था, लेवल अच्छा नहीं रहता था, तो ये सबसे भी लोगों का क्या हुआ, आयु बढ़ा, है कि नहीं। अब इसके प्रभाव क्या है, संसाधनों पर दबाव, अब इतना भूमि जल सब तो सीमित है, तो वही है, बेरोज़गारी है, पर्यावरण समस्या है, ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, ज़्यादा गैस रिलीज़ होगा। थर्ड में है माइग्रेशन, क्या है, इसके प्रकार कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। माइग्रेशन क्या है, जब वो क्या करता है आदमी लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देते हैं, पलायन कर देते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। क्यों करते होंगे, रिसोर्सेज का कमी होता होगा, खाने पीने में कमी आता होगा, है कि नहीं, तब करते होंगे। आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है। फिर प्रश्न संख्या 4 है, मानव विकास सूचांक SDI
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इसके महत्व घटक का वर्णन कीजिए। तो ये मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित एक सूचकांक है जो किसी देश के विकास स्तर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी देश के विकास के लेवल को मापता है, ठीक है। इसके क्या है, जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, लिटरेसी रेट वगैरह जो होता है कि नहीं वर्षों में देखा जाता है, आय स्तर है, कौन कितना इनकम किसका है। इसका महत्व क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरों देश से तुलना करते हैं और इतना होने के बाद हम लोग अलग अलग स्कीम पॉलिसी का बनाने का कोशिश करते हैं और मानव के वेलफेयर के कारण बढ़ावा देते हैं। ओके, ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होगा कि ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकार लिखिए। ये ऑल ओवर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। वायुमंडल की संरचना, ये वायुमंडल की संरचना इम्पॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। नेबुलर हाइपोथेसिस इम्पॉर्टेंट है, वो जितना भी आप पढ़े ना वो वाला, टाइडल ज्वार सब इम्पॉर्टेंट है। फिर जनसंख्या घनत्व और उसके प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर है एसडीआई का विस्तृत वर्णन कीजिए। इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल ही एग्ज़ाम है तो ज़्यादा बता तो नहीं पाए, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।